कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो है ना टॉपिक जानेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं ना, वो 3 तरह के हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें आप लोग को सबसे पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है आपका Kp और एक होता है Kx। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कि इनका मतलब क्या होता है। Kc का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आप कंसंट्रेशन के बेस्ड पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर कंसंट्रेशन अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट निकालते हैं, कंसंट्रेशन मीन्स होता है यहाँ पे मोलरिटी की बात करेंगे। मोलरिटी यहाँ पे जो होगा कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। और मोलरिटी का यूनिट आपको पता ही होगा, यहाँ पे यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो यूनिट ऑफ Kc आ जाता है ना, इसके अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ Kc ये आ जाता है कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा Ng। ये आपको बताएंगे क्या होता है। ये आपका डेल्टा Ng होता है, मतलब कि C की जगह पे C फॉर कंसंट्रेशन होता है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng। ओके। उसी तरह से जब आप Kp निकालते हैं तो Kp के बेस्ड पे आपको यहाँ पे क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन फॉर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे लिया जाता है, फॉर पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर का यहाँ पे पता ही होगा आपको कि यूनिट क्या होता है, ATM करके होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM होता है इसका यूनिट। तो यहाँ पे आपका जो है यूनिट फॉर Kp क्या आ जाएगा, ATM की पावर डेल्टा Ng। यहाँ पे Kp का यूनिट क्या आ जाएगा, ATM की पावर डेल्टा Ng। ATM यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का यूनिट हो जाएगा। उसी तरह से Kx की बात करते हैं तो Kx जो होता है ना, वो आपको क्या होता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। तो ये आपका हो जाता है फॉर मोल फ्रैक्शन। और जब भी मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस होता है क्योंकि मोल अपॉन टोटल, यहाँ पे जो सॉलिड का मोल है डिवाइड बाय टोटल सॉल्यूशन का मोल जो होता है, उनको हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों का मोल से मोल कैंसिल हो जाता है, तो आपका यूनिटलेस हो जाता है मोल फ्रैक्शन। इसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ Kx जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, यूनिटलेस। यहाँ पे इसका यूनिट नहीं होता है, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि ये आपका यूनिटलेस होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम जो हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें 3 तरह के कांस्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा Kc मतलब फॉर कंसंट्रेशन के लिए हम निकालते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन यहाँ पे मोलरिटी निकालेंगे, ठीक है। और उसका यूनिट आपको मोल पर लीटर होता है, इसलिए आपको यूनिट ऑफ Kc क्या रहता है, कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng आपको बताते हैं थोड़ा देर में। उसके बाद आपको Kp क्या होता है, पार्शियल प्रेशर के लिए यहाँ पे निकाला जाता है कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका यूनिट होता है ATM की पावर डेल्टा Ng, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे ATM होता है। थर्ड वन इज Kx, और Kx का यहाँ पे यूनिट क्या होता है, यूनिट लेस होता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा जो यूनिट ऑफ Kx आ जाएगा वो आपका यूनिट लेस आ जाएगा। चलिए इसके बारे में जानने के बाद हम लोग यहाँ पे ये जान लेते हैं कि भाई डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं, और फिर हम लोग जानेंगे कि भाई Kc और Kp में कैसे हम यहाँ पे रिलेशन बता पाएंगे। ओके, तो चलिए इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम उसके बाद मिटा देते हैं, जल्दी से राइट डाउन कीजिए, लिख लिए। ओके, देखिए डेल्टा Ng, अगर हम यहाँ पे कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, डेल्टा Ng अगर निकालना तो यहाँ पे क्या आ जाता है, सम ऑफ, यहाँ पहले लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ स्टोइकियो metric coefficient for
प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन गैसियस और एक्वस फेज। देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी जो है ना केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं और जो कि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में है, जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं N2 + 3H2 गिव्स, ये आपका इक्विलिब्रियम का साइन होता है, और ये आपका आ जाएगा 2NH3, और इनका स्टेट आप G लिखते हैं, ये भी G आता है, गैस आता है, ये G गैस आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो डेल्टा Ng निकलेगा वो आ जाएगा, जो प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बैलेंस रिएक्शन होने के बाद, जो प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो भी गैसियस और एक्वस फेज में, वो तो यहाँ पे 2 है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और ये आपका 1 है तो ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इस तरह से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकाला करते हैं। तो प्रोडक्ट में जो गैसियस फेज में जो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आपका 2 है, इसका डिफरेंस माइनस जो रिएक्टेंट में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उनका सम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे 2, ये 3 है तो ये आ जाएगा 1 + 3, तो आ जाएगा आपका 2 - 1 + 3 4, दैट इज -2। तो डेल्टा Ng इसके जगह पे निकलेगा -2। ओके, ये बड़ा ही आसान है आपको यहाँ पे, लेकिन गैसियस या एक्वस फेज में ही लेना है। जैसे कि हम एग्जांपल एक और ले लेते हैं, H2O जब लिक्विड को यहाँ पे हीट किए तो अगर मान के चलिए ये बन जाएगा गैस, H2O वेपर बन जाएगा, वेपर इन द फॉर्म ऑफ गैस होता है। तो यहाँ से आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके बेस में यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, क्योंकि दोनों बैलेंस है, H2O H2O दोनों तरफ है तो बैलेंस है। तो यहाँ से आपका डेल्टा Ng कितना आ जाएगा, डेल्टा Ng आ जाएगा प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। लेकिन यहाँ पे हमें वेपर में या गैसेस फेज में लेना है, जो कि आपका रिएक्टेंट में जो है ना लिक्विड है, L4 लिक्विड होता है, तो लिक्विड का हमें कंसिडर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं करता है, तो हमें इसको हटा देना है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में क्या दे रखा है, प्रोडक्ट में जो गैस यहाँ पे जो प्रोडक्ट दे रखा है उसका यहाँ पे क्या है फॉर्म, फेज क्या है वेपर, वेपर मतलब गैसेस फेज, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 लेना है, माइनस यहाँ पर रिएक्टेंट का नहीं करना है क्योंकि ये आपका लिक्विड फेज में है। तो यहाँ पे डेल्टा Ng क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद हम एक और ले लेते हैं, जैसे आयरन को हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे बना रहा है, मान के चलिए FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस ले लेते हैं, FeOH का होल थ्राइस। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपको ये क्या है सॉलिड, ये आपका मान के चलिए लिक्विड के फॉर्म में है, और ये आपका यहाँ पे बना है ये सॉलिड के फॉर्म में, ये सॉरी लिक्विड के फॉर्म में बनेगा, फेरस ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड लिक्विड के फेज में बनेगा। तो यहाँ से आप अगर डेल्टा Ng की बात करें तो डेल्टा Ng क्या निकलेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इसमें प्रोडक्ट में जो आपका गैसियस फेज में जो है ना प्रोडक्ट में जो भी बना हुआ इसका गैसियस फेज में जो भी है आपका, वो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये 1 नहीं लेना है क्योंकि ये आपका क्या है, क्योंकि ये आपका लिक्विड के फॉर्म में है, हमें गैसियस फॉर्म में सिर्फ यहाँ पे कंटेन करना है। तो यहाँ से आपका 0, इधर भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में, एक भी गैसेस फॉर्म में नहीं है, तो इसका यहाँ पे 0 - 0 आ जाएगा, दैट इज 0 ही आपका डेल्टा Ng आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं। तो गैसियस फेज में जो भी आपका प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है माइनस रिएक्टेंट का जो है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उन दोनों का डिफरेंस हम लिया करते हैं, लेकिन वो गैसियस व एक्वस फेज में होना चाहिए। सॉलिड और लिक्विड फेज में अगर होगा तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। ओके ओके ओके, तो चलिए इसको फटाक से लिखिए, फिर हम बताते हैं कि आपको रिलेशन क्या बनता है डेल्टा ये Kp और Kc में। ठीक है, जल्दी से लिखिए, हो गया क्या? Now we are moving to यहाँ पे now we are moving to take a relation between Kp and Kc. तो relation between we should find
रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, है ना। हम लोग रिलेशन जानेंगे इन द फॉर्म ऑफ Kp एंड Kc। अगर आपको कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम दे रखा है कोई भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि N1A है और ये इक्विलिब्रियम में आपका क्या बना रहा है, N2B बना रहा है, सपोज N2B बना रहा है जो कि गैसियस फेज में है ये आपका यहाँ पे। तो ये आपका N1A बना रहा है N2B, तो यहाँ पे जो है ना ये सब हो जाएगा रिएक्टेंट और ये हो जाएगा प्रोडक्ट, और जो N1 N2 है ना ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे हम ले लेते हैं। N1 और N2 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ओके। और ये गैसियस फेज में है। तो सबसे पहले आप बताइए कि डेल्टा Ng कितना होगा। तो डेल्टा Ng जो होगा वो हो जाएगा N2 अब माइनस N1, N2 माइनस N1, क्योंकि ये गैसियस फेज में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N2 है और यहाँ पे रिएक्टेंट का यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N1 है, और दोनों गैसियस फेज में है तो N2 माइनस N1 आपका आ जाएगा डेल्टा Ng। ये आपका N1 माइनस N2 आएगा, N2 माइनस N1 आएगा, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ना पिछले क्लास में हमने बताया है कि Kc को अगर निकालना है तो Kc का फॉर्मूला होता है यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है प्रोडक्ट का, है ना, वो और उसका हाई पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो पावर होता है ना वो लिखा जाता है। मतलब कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ B की होल पावर N2 बटे में कंसंट्रेशन ऑफ A की होल पावर N1, ये आपका क्या आ जाता है, Kc आ जाता है। मतलब Kc फॉर कंसंट्रेशन लिया जाता है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, एक्टिव मास, लॉ ऑफ एक्टिव मास या मास ऑफ एक्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन यही तो कहता है जो रिएक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है उसका पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर लेना होता है, और रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, दोनों का रेशियो ही आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे Kc हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका Kc आ गया ये B की पावर N2 बटे A की पावर N1। अब हमें निकालना है चूँकि Kp, तो इसके लिए हमें एक थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ मैटर वाला यहाँ पे रूल लगाना होगा। फॉर आइडियल गैस के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताए थे, फॉर आइडियल गैस, अगर गैसियस फेज में कोई है, आइडियल गैस में है यहाँ पे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें तो PV बराबर nRT करके एक फॉर्मूला बताए थे, PV इक्वल टू nRT करके एक फॉर्मूला बताए थे। ये आपका होता है आइडियल गैस में, स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर है उसमें। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि P बराबर क्या लिख सकते हैं, N बटे भी RT, P बराबर N बटे भी RT लिख सकते हैं। N बटे भी को हम क्या बोलते हैं, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो होता है ना ये आपका होता है कंसंट्रेशन, CRT, P बराबर CRT लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है मोल बराबर, मोलरिटी बराबर क्या होता है, N बटे में भी, मोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है। तो कंसंट्रेशन को हम लोग यहाँ पे C लिख रहे हैं, मोलरिटी जो की है यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास अगर हमें A का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकालना है तो यहाँ पर आ जाएगा C ऑफ A, यानी तो ऐसे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C फॉर कंसंट्रेशन होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है ना, कंसंट्रेशन को यहाँ पे यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाता है, लार्ज ब्रैकेट के अंदर, और A का कंसंट्रेशन ले रहा है तो A का कंसंट्रेशन का साइन लगा देंगे, और RT आपको यहाँ पे लिखा जाएगा बाहर में। उस तरह से अगर B का कंसंट्रेशन लिखेंगे तो आ जाएगा B का कंसंट्रेशन RT, ये आपका आ जाएगा PA और PB का रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एक बार देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास Kp अगर निकालना होगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ना लेके पार्शियल प्रेशर हम लिया करेंगे। जैसे कि वहाँ पे क्या ले रहे थे, जब Kc निकाल रहे थे तो कंसंट्रेशन ऑफ B बटे में कंसंट्रेशन ऑफ A ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जब Kp निकाले तो कंसंट्रेशन ना लेके पार्शियल प्रेशर ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, B है, तो Pb का पार्शियल प्रेशर और होल पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बटे में Pa का पार्शियल प्रेशर होल पावर N1 यहाँ पे लिया जाएगा, ओके। अब यहाँ से आपको इन दोनों से हमें इसका वैल्यू रखना है, तो यहाँ से क्या जाएगा, देखिए PB की जगह पे लिखेंगे BRT, कंसंट्रेशन ऑफ BRT होल पावर यहाँ पे है N2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ART होल पावर है यहाँ पे N1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से आपको अगर दोनों को सेपरेट करना है तो यहाँ से आ जाएगा आपका B का कंसंट्रेशन का होल पावर N2 इंटू RT की होल पावर
यहाँ पे N2 बटे में A का कंसंट्रेशन, ये इनको हम ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा N1 और RT का होल पावर N1, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो है आपका, ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, देखिए B की होल पावर N2, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N2 बटा B की A की पावर N1, ये क्या है आपका B की पावर N2 बटा B A की पावर N1, ये Kc है। तो इसके जगह पर हम Kc लगा सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से आ जाएगा Kc, और इसके जगह पर क्या लिखें, देखिए बेस अगर सेम है तो पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है जब आपको यहाँ पे डिवीजन में होता है कोई, जैसे कि A बटा B, A की पावर M बटा A की पावर N हो, तो यहाँ से आ जाता है A की पावर M माइनस N। अगर बेस सेम हो तो पावर घट जाता है डिवीजन में, तो यहाँ पे भी देखिए बेस दोनों का RT है तो पावर घट जाएगा, तो बन जाएगा RT की पावर आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे N2 माइनस N1 को डेल्टा N लिख देंगे, अभी फिलहाल यहाँ पे N2 माइनस N1 लिख सकते हैं यहाँ से इस तरह से। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, देखिए आपका आ जाएगा यहाँ से KP बराबर KC RT की होल डेल्टा NG, ये आपका एग्जैक्ट रिलेशन आएगा बिटवीन KP एंड KC में। ओके, ये आपका एग्जैक्ट रिलेशन आएगा। इसको फटाक से लिखिए, फिर हम बताते हैं इसमें क्या क्या केसेस बनेंगे। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए हमने इसमें केस जानते हैं इसका कि क्या क्या केस बनेंगे। देखिए अगर यहाँ पे इफ़ डेल्टा एन अगर 0 के बराबर आ जाए, डेल्टा एन जी अगर 0 के बराबर आ जाए, तो इस केस में आपका KP जो हो जाएगा KC के बराबर हो जाएगा, KP बराबर KC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि RT की पावर 0 हो जाएगा, RT की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो KP बराबर KC आ जाएगा। तो यहाँ से आपको KP और KC इक्वल हो जाएंगे जब आपका डेल्टा एन जी 0 है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि H2 गैस प्लस O2 गैस बनाता है H2O गैस, ठीक है। यहाँ से तो थोड़ा सेम आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे सेम आ जाएगा, डिफरेंट आएगा, थोड़ा सेम आना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि A गैस है और ये बना रहा है आपका B गैस, ये बना रहा है, ऐसे करके ले लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा, डेल्टा एन जी जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि KP जो आएगा बाबू वो आपका KC के बराबर आ जाएगा, KP और KC बराबर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 के बराबर आया है। दूसरा केस नंबर 2, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो जाए, डेल्टा एन जी अगर 0 के बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे ये 0 से बड़ा है मतलब कि 1 2 3 जो भी आएगा वो KP बराबर KC, अब मल्टीप्लाई में ये RT आएगा। तो RT तो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू होता है, टेम्परेचर है, R कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू आपको 0.0821। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो KC गुना ये नंबर आपका KP के बराबर आएगा। इसका मतलब KP जो है KC का मल्टीपल है, कुछ ना कुछ मल्टीपल आ रहा है जो कि इतना का मल्टीपल है। इसका मतलब KP जो है KC से थोड़ा बड़ा है। अगर मान के चलिए ये अगर x है तो KP क्या आ जाएगा, RTX, KP आ जाएगा RT और होल पावर जो भी डेल्टा एन में आएगा वो इंटू एक्स, मतलब कि इसका वैल्यू x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि अगर ये 1 है तो ये आ जाएगा RT, ये अगर मान के चलिए इसका वैल्यू अगर मान के चलिए 2 है तो ये आ जाएगा KP क्या आ जाएगा 2RT, थोड़ा बड़ा आ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि इस केस में अगर डेल्टा एन जी बड़ा है 0 से तो यहाँ पे KP जो हो जाएगा वो KP बड़ा हो जाएगा KC से बड़ा हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल में अभी तो जस्ट लिए थे H2 गैस
प्लस O2 गैस बना रहा है 2H2O गैस, ये बना रहा है। तो इस केस में डेल्टा एन जी की अगर बात कर ले तो यहाँ पर आ जाएगा 2 राइट, ये प्रोडक्ट में, अब माइनस यहाँ पे इसको यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा जी। एक मिनट, 2H2O गैस, यहाँ पे H2 गैस प्लस O2 गैस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 + 1, यहाँ से कितना बन जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 3 - 2 दैट इज 1। डेल्टा एन जी क्या है 1 है, 1 मतलब ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है इस केस में आपका डेल्टा Kp का रिलेशन क्या जाएगा, Kp का रिलेशन Kc के साथ क्या जाएगा ग्रेटर देन 0, जो कि आपका आएगा एग्जैक्ट में क्या Kp बराबर Kc RT की पावर 1, दैट इज Kp बराबर Kc इंटू RT आ जाएगा, ये है ना। इसका वैल्यू आपको गिवन रहता है तो आपको आसानी होगा निकालने में। पहले ही आपको डेल्टा एन जी यहाँ पे निकल जाएगा। ओके, इस तरह से। और बता सकते हैं डायरेक्ट अगर पूछेगा तो बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओके, तो इसको लिखिए फटाक से, हम बताते हैं नेक्स्ट लास्ट आ जाए ना केस। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है केस थर्ड। इसमें अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 आ जाए, मतलब 0 से छोटा आ जाए, तो इस केस में आपका क्या आ जाएगा Kp यहाँ पे छोटा हो जाएगा Kc से। Kp यहाँ पे छोटा हो जाएगा Kc से, मतलब यहाँ पे अगर हम बात कर ले इसमें, अगर हम इसके जगह पे निगेटिव वैल्यू ले ले Kc और निगेटिव वैल्यू ले ले RT की जगह पे हम -2 ले ले, तो यहाँ से Kp बराबर ये आ जाएगा। तो Kp जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं Kc इंटू RT को नीचे लिख सकते हैं RT², और ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो Kp इंटू RT² हो जाएगा Kc का वैल्यू। मतलब इस बार Kc जो है ना Kp के RT² के बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम मान के चलिए Kp का वैल्यू इस बार मान के चलिए 1 ले लेते हैं, तो Kc क्या आ जाएगा, Kc आ जाएगा RT², मतलब ये थोड़ा बड़ा वैल्यू हो जाता है, यहाँ पे RT² आ जाएगा। अगर मान के चलिए हम Kc का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 1, तो यहाँ से Kp का वैल्यू आ जाता है, Kp का वैल्यू क्या आ जाएगा Kc 1/RT²। मतलब कि यहाँ पे छोटा वैल्यू, यहाँ पे बहुत बड़ा वैल्यू है, ये इसको यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे तो ये 1 से छोटा ही आएगा, तो मतलब Kc का वैल्यू बड़ा आएगा और Kp का वैल्यू छोटा आएगा। इस केस में हम कह सकते हैं कि Kp लेस देन Kc। अब देखिए इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स अस 2NH3 गैस। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा एन जी निकालें तो यह आ जाएगा 2 - 1 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 - 4 दैट इज -2। अब -2 है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि Kp बाबू Kc से छोटा है, ख़त्म। इस तरह से हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, यहाँ पे डेल्टा एन जी निकालते हैं और उसके बाद Kp और Kc में संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ से इतना बता सकते हैं बस। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू एग्जैक्ट में निकालना, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ डेटा गिवन होगा। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन इसके बेस पे। देखिए तो इसमें हम आपको यहाँ पे देखेंगे कि इसमें Kp कैसे निकालते हैं, Kc कैसे निकालते हैं, और आपका यहाँ पे डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं। तीनों चीज़ आपको यहाँ पे फाइनल यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि भाई कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको जो रिएक्टेंट यहाँ पे ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है PCl5 गैसेस फॉर्म में बना रहा है, PCl3 गैसेस प्लस Cl2 गैस बना रहा है। मतलब कि जो आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है रिएक्शन, इसमें सब गैस के फॉर्म में है, तो डेल्टा एन जी यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। डेल्टा एन जी बराबर आ जाएगा यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 1, दोनों आ जाएगा आपका 2, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 + 1 लिख दीजिए, अब माइनस इसका यहाँ पे 1 है, तो क्या बन जाएगा, ये 1 से ये 1 चला जाएगा, बचेगा 1, तो डेल्टा एन जी आपका 1 आ जाएगा। ओके,
तो हमारे पास जो है फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला जो बन जाएगा, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, Kp और Kc में Kc निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखा है PCl, PCl2 और PCl3 का, और PCl2 का कंसंट्रेशन दे रखा है। तो कंसंट्रेशन के बेस पे हम यहाँ पे Kc निकाल सकते हैं। तो Kc कैसे निकालेंगे, तो Kc के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी Cl2 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से कोई दिक्कत इसको होने वाला है नहीं। PCl5 का कंसंट्रेशन यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका भी 1 है, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। अब देखिए इस सब का कंसंट्रेशन दे रखा है, PCl3 का कंसंट्रेशन, PCl5 को दे रखा है 2 × 10⁻2 और PCl3 को दे रखा है, देखिए रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ होगा, रिस्पेक्टिवली है तो मतलब लगातार में चलेंगे, PCl5 पहला है, PCl3 दूसरा है और Cl2 लास्ट वाला है। तो यहाँ पे 3 × 10⁻2 और ये आ जाएगा 1 × 10⁻2। इस तरह से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10⁻2 से 10⁻2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बन जाएगा 3/2 1.5 × 10⁻2। ये आपका Kc का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और इसका यूनिट क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, और डेल्टा एन 1 है तो मोल पर लीटर की पावर 1 ही रहेगा, तो ये आपका Kc आ जाएगा 1.5 × 10⁻2 मोल पर लीटर। तो Kp आ जाएगा, Kc आ जाएगा। अब Kc निकाल, यहाँ पे Kp निकालें, तो Kp के लिए फॉर्मूला भी जस्ट प्रूव किए थे कि Kp बराबर क्या होता है, Kc RT की होल डेल्टा Ng। अब यहाँ से हमें Kc का वैल्यू तो पता है, Kc का वैल्यू कितना आया है 1.5 × 10⁻2 और RT क्या लेंगे 0.0821, ये आपका फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, गैसेस कांस्टेंट। और टेम्परेचर कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया होना चाहिए, यहाँ पे ले लेते हैं एट 300 केल्विन ले लेते हैं। देखिए डिग्री सेल्सियस में होगा तो केल्विन में बना लेना है आपको, तो यहाँ से आ जाएगा 300 केल्विन होल पावर 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.5 × 10⁻2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 3 1 3 6 24 और यह आ जाएगा कितना डिजिट के बाद डेसिमल आएगा 4 1 2 3 4 यहाँ पे, तो 24 1.5 × 10⁻2 इंटू 24.63 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 3 जा 45 15 6 जा 90 90 + 4 94 15 4 जा 60 60 + 9 69 15 2 जा 30 30 + 6 36 और 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा 1 2 3 यहाँ पे इंटू 10⁻2। तो ये आपको आ जाएगा 30 अप्रॉक्स में हम लिख सकते हैं 31 × 10⁻2 यहाँ पे आ जाएगा ATM की पावर 1। तो ये आपका Kp आ जाएगा और यहाँ से Kc आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे Kp Kc और डेल्टा Ng निकाला करेंगे। ओके, जल्दी से लिखिए इसको, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। तब तक के लिए आज का यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो है ना कमेंट में कुछ लिखिएगा कि हाँ अच्छा लगा कि नहीं लगा। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।